अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। ज्ञानवापी मस्जिद के एक मामले में वाराणसी कोर्ट ने मुस्लिम फरीक के जरिए दाखिल उस अर्जी को खारिज कर दिया है जिसमें मुतालबा किया गया था कि हिंदू फरीक के जरिए दाखिल अर्जी पर समाअत न की जाए। वाराणसी जिला कोर्ट के इस फैसले के बाद हिंदू फरीक के जरिए दाखिल अर्जी पर समाअत का रास्ता साफ हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदू फरीक की अर्जी पर समाअत के लिए आइंदा 2 दिसंबर की तारीख भी मुकर्रर की गई है। दरअसल करण सिंह बसीर ने अदालत में एक अर्जी दाखिल की थी जिसमें 4 मुतालबात किए गए थे। पहला, फौरी असर से भगवान आदि विश्वेश्वर शंभु विराजमान की मुस्तकिल पूजा शुरू हो। दूसरा, पूरे ज्ञानवापी अहाते में मुसलमानों का दाखिला ममनू किया जाए। तीसरा, पूरा ज्ञानवापी अहाता हिंदुओं के हवाले किया जाए। और चौथा, मंदिर के ऊपर बने मुतनाज़ा ढांचे को हटाया जाए। मुस्लिम फरीक ने इस अर्जी की मुखालिफत की थी और जोर देकर कहा था कि ज्ञानवापी मामले में हिंदू फरीक की अर्जी पर समाअत नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज अदालत ने साफ कर दिया है कि इस अर्जी पर समाअत मुमकिन है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर समाअत गुज़िश्ता 14 नवंबर को सिविल जज सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडे की अदालत में खत्म हुई थी और उस वक्त फैसले को महफूज रख लिया गया था। समाअत के दौरान मुस्लिम फरीक की तरफ से कहा गया था कि जिला जज की अदालत में श्रृंगार गौरी मामला सिर्फ मुस्तकिल पूजा को लेकर था, जबकि ताज़ा अर्जी ज्ञानवापी मस्जिद के टाइटल को लेकर है। मुस्लिम फरीक को उम्मीद थी कि मुकदमा अदालत से खारिज कर दिया जाएगा, लेकिन अदालत के फैसले ने मुस्लिम फरीक को जोरदार झटका दिया। हिंदू फरीक के वकील अनुपम द्विवेदी ने मीडिया इदारे से एक बात करते हुए कहा कि हिंदू फरीक के जरिए दाखिल अर्जी पर समाअत के लिए अदालत तैयार है और इसके लिए 2 दिसंबर की तारीख रखी गई है। विश्व वैदिक सनातन संघ के कारगुजार सदर संतोष सिंह ने वाराणसी कोर्ट के फैसले को हिंदू तबके के लिए बड़ी जीत करार दिया और उम्मीद जाहिर की है कि अदालती समाअत के बाद उनके मुतालबात भी माने जाएंगे। मरकजी हुकूमत ने आज सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी पर हलफनामा दायर किया है। इसमें कहा गया है कि 500 और 1000 के नोटों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इसीलिए फरवरी से लेकर नवंबर तक RBI से गौर खौज के बाद 8 नवंबर को इन नोटों के चलन को रोकने के लिए यानी नोटबंदी का फैसला लिया गया था। इस मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी। हुकूमत ने नोटबंदी के अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि नोटबंदी करने का फैसला रिजर्व बैंक के सेंट्रल गाइडलाइंस की एक स्पेशल प्रोविजन के तहत किया गया था। नोटबंदी से जाली करेंसी, टेरर फंडिंग, काले धन और टैक्स चोरी जैसे मसाइल से निपटने की प्लानिंग का हिस्सा था और यह असरदार तरीका था। ये इकोनॉमिक पॉलिसीज में बदलाव से जुड़ी सीरीज का सबसे बड़ा कदम था। मरकज ने अपने जवाब में यह भी कहा कि नोटबंदी से नकली नोटों में कमी, डिजिटल लेन देन में बढ़ोतरी, बेहिसाब इनकम का पता लगाने जैसे कई फायदे हुए। अकेले अक्टूबर 2022 में 730 करोड़ का डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ, यानी एक महीने में 12 लाख करोड़ रुपए का लेन देन रिकॉर्ड किया गया, जो 2016 में 1,09,000 करोड़ ट्रांजैक्शन यानी करीब 6,952 करोड़ रुपए था। नोटबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की गई थी। सबसे पहले विवेक नारायण शर्मा ने मरकजी हुकूमत को चुनौती दी थी। 2016 के बाद से नोटबंदी के खिलाफ 57 और पिटीशन दर्ज कराई गई थी। जस्टिस S अब्दुल नजीर, जस्टिस BR गवाई, जस्टिस AS बोपन्ना, जस्टिस V रामासुब्रमण्यम, DV नागरत्न वाली 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। मरकजी वजीर बराए ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी आज मगरबी बंगाल में एक तकरीब में शिरकत कर रहे थे जब अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। गडकरी मगरबी बंगाल के सिलीगुड़ी में वाक़ दागापुर में कुछ अहम मंसूबों की सौगात देने से मुतालिक तकरीब में उस वक्त अचानक बेहोशी की हालत में जाते नजर आए जब वो कुछ कायदीन के साथ खड़े थे। इस वाक़े की एक वीडियो भी सामने आई है जिसमें वो खड़े दिखाई दे रहे हैं और फिर धीरे धीरे उनके चेहरे के आसार बदलते हैं, उनकी आंखें चढ़ जाती हैं, फिर वो गिरने की हालत में होते हैं जब उनके करीबी खड़े कायदीन ने उन्हें पकड़कर धीरे से नीचे बिठा दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक नितिन गडकरी की तबीयत अचानक खराब होने की खबर मिलते ही करीबी अस्पताल से डॉक्टरों की टीम तकरीब के मकाम पर पहुंची और उन्हें इब्तिदाई इलाज दिया गया। बताया जा रहा है कि शुगर लेवल कम होने की वजह से नितिन गडकरी की तबीयत खराब हुई, लेकिन इलाज के बाद वो बेहतर महसूस कर रहे हैं। इलीगल माइनिंग केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की वज़ीर आला हेमंत सोरेन से
7 घंटे से रांची में पूछताछ जारी है। वजीर आला से पूछताछ के लिए 100 सवालों की लिस्ट तैयार की गई है। इसके लिए बाकायदा दिल्ली से अफसरों की टीम रांची पहुंची है। इन सवालों में 1000 करोड़ के इलीगल माइनिंग का मामला, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े सवाल शामिल हैं। साथ ही उनके एमएलए पंकज मिश्रा के घर से मिले दस्तावेजों के सिलसिले में भी सवाल किए जाएंगे। ईडी ऑफिस में 2-2.5 घंटे से वजीर आला माफ कीजिएगा करीब 4 घंटे से ज्यादा से वजीर आला ने पूछताछ का सामना किया। वजीर आला के लिए उनके घर से खाना एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफिस आया। खाने में रोटी, चावल, दाल और सब्जी भेजी गई थी। इधर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की पूछताछ से पहले सुरेन ने ईडी, मरकजी हुकूमत और गवर्नर को घेरा। सुरेन ने अपने ऊपर लगे सभी इल्जामात को गलत बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे समन भेजे जा रहे हैं जैसे कि वो मुल्क छोड़ने वाले हैं। सुरेन ने मरकज पर हुकूमत को गिराने की साजिश रचने का इल्जाम लगाया। गवर्नर को घेरते हुए उन्होंने कहा कि वो साजिश रचने वालों का साथ दे रहे हैं। आज मैं राज्य का मुख्यमंत्री हूं, एक संवैधानिक पद पर हूं और जिस तरीके से सम्मान की कार्रवाई चल रही है, लगता है कि हम लोग देश छोड़ के भागने वाले लोग। और मेरे राजनीतिक इतिहास में मुझे नहीं लगता है व्यापारियों को छोड़कर कोई राजनीतिक दल देश छोड़ के भागा हो या राजनीतिक दल के नेता देश छोड़ के भागे हों। आज कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 71वां दिन है। राहुल गांधी की क़यादत में भारत जोड़ो यात्रा अब तक 1550 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर चुकी है। राहुल गांधी ने आज महाराष्ट्र के वाशिम जिले के पातोर से पदयात्रा शुरू की। इस दौरान राहुल गांधी के साथ कांग्रेस कारकुनों का हुजूम दिखाई दे रहा है। दिलचस्प बात यह है कि यात्रा को लगातार बॉलीवुड का भी साथ मिल रहा है। बॉलीवुड अदाकारा और फिल्मसाज पूजा भट्ट, अदाकार सुशांत सिंह के बाद अब इस पदयात्रा का हिस्सा अदाकारा रिया सेन भी बनी है। काबिले जिक्र है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों महाराष्ट्र में है। यात्रा तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना से गुजरते हुए फिलहाल महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा का आज 11वां दिन है। अब तक ये यात्रा 6 रियासतों के 28 अजला से गुजर चुकी है। कांग्रेस के सीनियर कायद जयराम रमेश ने आज ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें एक 93 वर्ष की खातून लीलाबाई चितले भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई हैं। लीलाबाई 1942 के भारत छोड़ो तहरीक में हिस्सा ले चुकी हैं और आज महाराष्ट्र के बालापुर के पास भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। वो चाहती है कि यात्रा दस्तूर बचाने पर फोकस हो।
आप भी आवाज मत करिए कोई भी। जी बोलिए। मैं 9 अगस्त 1942 में 12 साल की थी। तब डू और डाई गांधी जी ने जो कहा था उस मुताबिक मैं और मेरी दो सहेलियां कॉलेज के सामने जाके नारे दिए तो हमको पकड़ा गया था। शाम तक 12 ही साल के थे करके शाम तक पकड़ के पुलिस चौकी में रखा और बाकी छोड़ दिया। लेकिन मेरे पिताजी, मेरा भाई 3.5 साल बेमुद्दत विदाउट टेकिंग हिम इन द कोर्ट ऑफ लॉ जेल में था। मेरे पिताजी जेल में थे और देश की आजादी जो है इस तरह से मिली नहीं है आज जो कहा जाता है। उसके लिए बहुत सारे छोटे अमीर गरीब सब और सब धर्म के लोग उस समय गांधी जी के साथ खड़े रहे और एक मानवीय जो शक्ति होती है वो शक्ति निर्माण होके अंग्रेजों के पास पूरे आयुध थे, लेकिन उनको यहाँ से हमें इस देश को छोड़ने के लिए बाध्य किया है। आज ये सब लोग जो कर रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कल नहीं रहूंगी लेकिन मुझे एक ही चाहिए कि मेरे देश का संविधान जो है उस संविधान की जो ये रक्षा कर रहे हैं, इसलिए मैं आपके बहुत साथ मरूंगी तो शांति से मरूंगी। वहाँ जो नहीं आप नहीं मरेंगे, अभी जिंदा रखेंगे। नहीं, संदेश दूंगी, उनको कहूंगी कि चिंता मत करो, मेरे ये सब जो लोग हैं ये सब आपका सपना कभी भी तोड़ेंगे नहीं, ये मैं ऊपर कहूंगी और इसीलिए मैं आज भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान राहुल गांधी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का खिताब करते हुए मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात की। उन्होंने कहा कि किसानों का तहफ़्फ़ुज़ करने की ज़रूरत है। हमारे किसान मुल्क को खाना देते हैं, ग़िज़ा देते हैं, उन्हें छोड़ना नहीं है। हुकूमत और मुल्क का फ़र्ज़ बनता है कि किसानों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। विदर्भ के किसानों की बात की। विदर्भ में ज्यादा मुश्किल है, मगर ये जो आपने मुद्दा उठाया है ये सिर्फ विदर्भ का मुद्दा नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का मुद्दा है। विदर्भ में पानी की समस्या है, उसके बारे में कुछ किया जा सकता है, मगर जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं जो खेती करते हैं उनको प्रोटेक्शन देने की जरूरत है, उनको उनकी रक्षा करने की जरूरत है। जैसे कोई परिवार में कोई जो ब्रेड अर्नर होता है वो जरूरी होता है, उसकी प्रोटेक्शन करने की जरूरत होती है। वैसे ही हमारा जो किसान है वो देश को भोजन देता है। आजकल हमारी मेंटालिटी, सरकार की मेंटालिटी कि भैया हाँ देखो ये खेती कर रहा है उसको छोड़ दो, करने दो, सही रेट मिले ना मिले छोड़ दो, कर्ज माफी की जरूरत है नहीं छोड़ो, ये एटीट्यूड बदलना पड़ेगा, उसको सेंटर में लाना पड़ेगा। कहना पड़ेगा कि नहीं ये सबसे जरूरी चीज है और ये देश को भोजन देते हैं, ये 24 घंटा काम करते हैं और सरकार और देश का फर्ज बनता है कि वो इनकी रक्षा करे। अब रक्षा कैसे होगी? रक्षा उसको सही दाम देने से। हम न्याय योजना लाए थे, समझा दूं या आप जानते हो उसके बारे में? हर महीने हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों को डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसा 72,000 रुपए साल के हर फैमिली को। तो उससे गरीब किसान के नीचे एक फ्लोर फर्श बन जाएगा, उसके नीचे वो गिर नहीं पाएगा। तो नीचे आपने उसको मिनिमम पैसा दे दिया, कम से कम पैसा, और साइड से आपने उसकी रक्षा की। आपने उसको जब उसको कर्जे की जरूरत, जब उसके कर्जा ज्यादा हो जाए, आप सेंसिटिविटी से सुनो, आप उसकी बात समझो, जब उस पर प्रेशर आता है आप उस प्रेशर को रिलीज करो। तो ये सब काम बहुत आसानी से किया जा सकता है। हमने यूपीए की सरकार में ये काम किया था। और आप विदर्भ के किसान से पूछो, जब विदर्भ को दर्द हो रहा था यूपीए ने एकदम
यहाँ पे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में कौमी तराने की जगह गलत गाना बजने से राहुल गांधी सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। ये वाकया महाराष्ट्र के वासिम का है। 4 जुम्मे को राहुल गांधी वहां एक प्रोग्राम को मुखातिब कर रहे थे। इस दौरान राहुल गांधी बोले, अब कौमी तराना बजेगा, लेकिन नेपाल का कौमी तराना बज गया। इस पर उन्होंने फौरन टोक दिया और कौमी तराना चालू करने को कहा। बीजेपी कायदीन ने भी इस वीडियो को शेयर कर सवाल उठा रहे हैं। महाराष्ट्र के बीजेपी कायद नीतीश राणे ने कांग्रेस कायद राहुल गांधी पर तंज कसते हुए ट्वीट किया कि राहुल का कॉमेडी सर्कस। इसके अलावा तमिलनाडु के बीजेपी कायद अमर प्रसाद रेड्डी ने भी ये वीडियो शेयर किया। उन्होंने पूछा कि राहुल गांधी ये क्या है। वीडियो में दिख रहा है कि राहुल गांधी और कुछ कांग्रेसी कायद डायस पर खड़े हैं। इसी दौरान राहुल पास में खड़े कायद को कौमी तराना बजाने के लिए कहते हैं। इसके बाद सभी सावधान के स्टेटस में आ जाते हैं, लेकिन गलती से नेपाल का कौमी तराना बजने लगता है। हालांकि राहुल गांधी फौरी इशारा कर कायदीन को उसे रोकने के लिए कहते हैं और उसकी जगह कौमी तराना बजाने के लिए कहते हैं। इस वाक़े के बाद राहुल ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए। लोग कई तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। अब राष्ट्रगीत एक साथ सावधानों के सावधान, राष्ट्रगीत शुरू कर। राष्ट्रगीत उसको बोला अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्ज्वल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे आभार प्रचारित सुनीत बकुना। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब राष्ट्र कांग्रेस के सीनियर कायद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जुमेरात को कर्नाटका के वजीर आला बसवराज बोम्मई के इस्तीफे का मुतालबा करते हुए विरोहित बेंगलुरु महानगर पालिका यानी बीबीएमपी और इंतखाबी अथॉरिटी पर वोटर डेटा चोरी करने का इल्जाम लगाया। सुरजेवाला ने कहा कि 40% कमीशन वाली हुकूमत ने अब इंतखाबी अमल को भी खराब कर दिया है। बोम्मई बीजेपी हुकूमत और उसके अहदेदार बीपीएमपी और इलेक्शन अथॉरिटी के साथ मिलकर जमहूरियत को पामाल करने के जुर्म और बेंगलुरु के मासूम बाशिंदों से हक़ राय दही छीनने के जुर्म में शरीक हैं। How to steal an election? If you want to learn, then the 40% commission Sarkar, which has stolen the money of people of Karnataka, is now attempting to perfect under Mr. Basavaraj Bommai the art of stealing the right of electorate to vote. I want to tell all fellow Kannadigas, your vote, your right to elect a representative is now being stolen by Mr. Basavaraj Bommai and his government. Fraud, impersonation, stealing voter data, and conspiracy of Mr. Bommai and BBMP now stands exposed with documentary evidence.
election process is now being corrupted by the 40% commission Sarkar. Shocking expose has now revealed that those sitting in the citadels of power, including the Chief Minister, Mr. Basavaraj Bommai, they are overtly and covertly responsible for theft of voter data, for fraud and impersonation. Chief Minister Basavaraj Bommai, his officials, his government officers, BBMP people and the election authority in Karnataka, they are all partners in crime, in trampling democracy and in stealing people's right to vote. मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने साबिक वज़ीर आला कमलनाथ के मुबैना तौर पर श्री हनुमान की तस्वीर वाले मंदिर के साइज का केक काटने के वायरल वीडियो पर हमला करते हुए कहा कि समाज सनातन रिवायात की इस तौहीन को कबूल नहीं करेगा। कल देर शाम बीजेपी दफ्तर में मीडिया के लोगों से बातचीत करते हुए चौहान ने इस सिलसिले में पूछे गए सवाल पर कहा कि कांग्रेस का भगवान से कोई लेना देना नहीं है। जब पार्टी को लगा कि राम मंदिर की मुखालिफत पर उनका वोट जाया हो जाएगा तब उन्हें हनुमान याद आए। चौहान ने कहा कि लेकिन मुंह में राम पहलू में छुरी जाकी रही भावना जैसी। उन्होंने कहा कि हनुमान जी को केक पर बनाया गया, क्या ये सनातन रिवायत की तौहीन नहीं है? बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, सबने देखते हो ये भारतीय जनता पार्टी है और जो जहाज डूब रहा उसमें जाएगा कौन? आज कमलनाथ जी ने केक काटा जिसमें हनुमान जी की तस्वीर लगी है, तो हनुमान बात बता सकते? देखिए बगला भगत है, इनका भगवान की भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। ये वो पार्टी जो कभी राम मंदिर का विरोध करती थी, अब देखा कि नहीं इसके कारण तो वोटों का नुकसान हो जाता है तो वोट के लिए फिर हनुमान जी याद आ गए। लेकिन मुंह में राम बगल में छुरी जाकी रही भावना जैसी। अब बताइए केक में हनुमान जी बना जाते हैं, ये सनातन परंपरा का अपमान नहीं। हनुमान जी को आप केक तो बना रहे हैं और केक काट रहे हैं, ये अपमान है हिंदू धर्म का, सनातन परंपरा का, जिसको ये समाज स्वीकार नहीं करेगा। आम आदमी पार्टी के कायद सत्येंद्र जैन को सीबीआई कोर्ट ने फिर झटका दिया है। जुमेरात को कोर्ट ने सत्येंद्र जैन और 2 दीगर को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया। इसके एक दिन पहले दिल्ली के स्पेशल जज विकास ढुल ने फैसला महफूज रख लिया था। कोर्ट ने मेन केस में सुनवाई के लिए अगली तारीख 29 नवंबर तय की है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सत्येंद्र जैन को 30 मई को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद से सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में बंद है। ईडी के मुताबिक सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 4 शेल कंपनियों के असल कंट्रोल में थे और उनके एक साथी अंकुश जैन और वैभव जैन सिर्फ डमी थे। तमिलनाडु के पुडुकोट्टाई में मंदिर में चोरी के शक में भीड़ ने एक खानदान पर हमला कर दिया। ऑटो में जा रहे इस खानदान पर हुए हमले में जख्मी 10 साल की लड़की करप गंबिका की मौत हो गई। ये वाकया 14 नवंबर का है। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में भीड़ खानदान के 6 लोगों पर हमला करती दिख रही है। खानदान के साथ 10 साल की करप गंबिका को भी चोटें आई हैं। जख्मियों को पुडुकोट्टाई के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 16 नवंबर की शाम करप गंबिका की मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि इस खानदान के पास से मंदिर का सामान बरामद किया गया है। वीडियो में बताया गया कि तमिलनाडु के पुडुकोट्टाई जिले में किलनूर बस्ती के पास एक ग्रुप को मजहबी चीजों को लूटते हुए देखा गया, जिसके बाद ऑटो में सवार होकर गांव से निकलने वाले लोगों को चोर बताकर गांव के लोगों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। व्हाट्सएप मैसेज करके भीड़ जुटाई गई। 20 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद लोगों ने ऑटो को रोक लिया। इसके बाद अंदर बैठे लोगों की बुरी तरह पिटाई करना शुरू कर दी। हालांकि तब तक पुलिस वहां पहुंच गई थी। बच्ची की मां लीला पुष्पा ने
गणेश नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि उनका खानदान 2 महीने पहले कडलूर से एक ऑटो रिक्शा में कई मंदिरों में जाने के लिए निकला था। 14 नवंबर को किलनूर के पास 3 लोगों से उनका झगड़ा हुआ था। जब पुष्पा के शोहर सत्यनारायण स्वामी ने बीच बचाव किया तो उन लोगों ने हमला कर दिया। पुलिस ने बताया कि कुडलोर के रहने वाले सत्यनारायण स्वामी और उनका खानदान ऑटो में सफर कर रहे थे। उनके पास से घंटियां और पीतल का सामान जब्त किया गया। लड़की की मौत के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है और खातियों को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में तेलुगु देशम पार्टी के कायद पोलनाथी शेषगिरी राव पर एक धारदार हथियार से हमला किया गया। हमलावर साधु बनकर भीख मांगने आया था। हमले में राव शदीद रूप से जख्मी हो गए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। ये वाकया उस लीडर के घर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इस वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। ये वाकया आज सुबह 6 बजे का है, जब हमलावर साधु के रूप में राव के घर भीख मांगने के बहाने आया। उसकी आवाज सुनकर टीडीपी कायद उसे कुछ देने के लिए बर्तन में अनाज लेकर पहुंचे। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि वो अपने घर के एंट्री गेट पर खड़े हैं और अनाज दे रहे हैं। तभी नौजवान अपने शॉल के अंदर से कटार निकालता है और राव पर 2 बार हमला करता है। इससे राव जख्मी हो जाते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं। वहीं नौजवान वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो जाता है। तभी एक खातून घर से बाहर निकलती है और चिल्लाने लगती है। टीडीपी ने राव पर हमले के लिए सड़क और रोड्स एंड बिल्डिंग्स मिनिस्टर दादी सेट्टी राजा के हामियों को जिम्मेदार ठहराया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। उत्तराखंड हुकूमत ने काबीना मीटिंग की है। उसमें एक तब्दीली मजहब और लव जिहाद के ताल्लुक से इंतहाई अहम कदम उठाया है। काबीना मीटिंग में जबरन मजहब तब्दीली पर लगाम कसने के मकसद से कानून को मजीद सख्त बनाने के लिए कुछ तरामीम की गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब जबरन मजहब तब्दीली काबिल सजा जुर्म होगा और इसके तहत सजा का भी इंतजाम किया गया है। नए कानून में जबरन मजहब तब्दीली कराने पर 10 साल की सजा की सहूलत कदम इसलिए उठाया गया ताकि मजहब तब्दीली और लव जिहाद जैसे मामलों पर कदम लग सके। चारशंबे के रोज हुई उत्तराखंड हुकूमत की काबीना की मीटिंग में मजमूई तौर पर 29 तजावीज पेश की गई। उन तजावीज में से एक जबरन मजहब तब्दीली से मुतालिक कानून में तरमीम भी है। इसके तहत अब उत्तराखंड में मजहब तब्दीली कानून उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा सख्त हो गया। रियासत में जबरन मजहब तब्दीली पर 10 साल की सजा दिए जाने की तजवीज मंजूर कर ली गई है। दिल्ली के मेहरौली में श्रद्धा वालकर के कत्ल मामले में मुलजिम आफ्ताब को साकेत कोर्ट ने 5 दिन की दिल्ली पुलिस की हिरासत में भेज दिया है। वहीं कोर्ट ने नार्को टेस्ट कराने को भी मंजूरी दे दी है। पुलिस ने अदालत को बताया कि वो जांच के लिए मुलजिम को उत्तराखंड और हिमाचल ले जाएगी। आफ्ताब की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेशी हुई। मुलजिम की 5 दिन की रिमांड आज खत्म हो रही थी, इसीलिए पुलिस ने कोर्ट से जांच के लिए आफ्ताब की कस्टडी बढ़ाने की मांग की थी। वहीं मुलजिम को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने से वकील भड़क गए। पुलिस ओहदेदारों ने बताया कि मुलजिम पर मुमकिन हमले के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आफ्ताब की पेशी की है। इस पर वकील नाराज हो गए। वो पुलिस पर मुलजिम को वीआईपी ट्रीटमेंट देने का इल्जाम लगा रहे हैं। बता दें कि पुलिस को अभी तक श्रद्धा की लाश या वो हथियार नहीं मिला जिससे आफ्ताब ने उसके जिस्म के 35 टुकड़े करके उन्हें दिल्ली के छतरपुर और मेहरौली इलाकों में फेंका था। हिमाचल प्रदेश के जिले मंडी में चारशंबे की रात जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए। जराये के मुताबिक रिचर्ड स्केल पर जलजले की शिद्दत 4.1 बताई गई। कल देर रात तकरीबन 9:32 पर जिले मंडी के कई इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजले का मरकज सतह जमीन से 5 किलोमीटर नीचे जो जोगिंदर नगर में था। जलजले के झटकों के बाद लोग घरों से बाहर निकल आए। जलजले से किसी तरह के नुकसान की कोई इतला नहीं है। हिमाचल में कुछ हिस्सों से कुछ अर्से से मुसलसल जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए। 'एलन मस्क ने ट्विटर के मुलाजिमीन के साथ गैर मुतवक्को सख्ती करते हुए कहा कि वो या तो सख्त मेहनत करते हुए ज्यादा वक्त तक काम करने का अहद करें या फिर मुलाजमत से दस्तबरदार हो जाएं। एक खबर के मुताबिक सोशल मीडिया फर्म के नए मालिक ने मुलाजिमीन को एक ईमेल में कहा कि अगर वो काम करना चाहते हैं तो उन्हें ज्यादा घंटे तक कमर तोड़ मेहनत करने का अहद करना चाहिए। मस्क ने कहा कि जुमेरात तक साइन अप ना करने वालों को 3 माह की तनख्वाह देकर उनका हिसाब बेबाक कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कामयाब होने के लिए ट्विटर को बहुत ज्यादा सख्त होने की जरूरत होगी। इसका मतलब यह है कि अमले को सख्त मेहनत और लंबे घंटे तक काम करने की जरूरत होगी।
नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।